राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। पूर्व की वीडियोस में हमने जाना कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को जहां भक्ति काल की संज्ञा दी जाती है, वहीं उत्तर मध्यकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक हिंदी साहित्य में अधिकतर श्रृंगार परक ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य के किसी कालखंड का नामकरण करने के लिए कुछ न कुछ आधार अवश्य होना चाहिए। कई बार साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालखंडों का नामकरण कृति, कृतिकार, पद्धति या विषय के आधार पर किया जाता है, जैसे कि भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, प्रयोगवादी युग आदि। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का नामकरण करने के लिए विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा करना उचित प्रतीत होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए नाम अलंकृत काल के संदर्भ में। मिश्र बंधुओं ने इस काल का नामकरण अलंकृत काल किया है। मिश्र बंधु तथा इस नाम का समर्थन करने वाले अन्य विद्वानों ने तर्क दिया है कि इस युग की कविता में अलंकरण की प्रवृत्ति अधिक है, किंतु इस तर्क को सर्वत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। अलंकृत विशेषण इस युग की कविता के लिए विशेष उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि इस युग की कविता में केवल अलंकारों का बाहुल्य ही नहीं है, अन्य काव्यांगों को इसमें यथेष्ट स्थान मिला है। कवियों की प्रवृत्ति भी काव्य को अलंकृत करने की ही नहीं है, उसमें रस नियोजन की भी आकांक्षा स्पष्ट है। बल्कि अलंकार की अपेक्षा रस पर अधिक ध्यान दिया गया है। अतः अलंकृत काल नामकरण अत्यंत संकुचित अर्थ का द्योतक होने के कारण विभिन्न काव्यांगों तथा रस से संपन्न इस काव्य के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। इस साहित्य की युग प्रवृत्तियों के आधार पर युगीन साहित्य का नाम श्रृंगार काल रखना उन्हें उचित प्रतीत हुआ। इस युग के साहित्य की श्रृंगारिक वृत्ति को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक इसे श्रृंगार काल कहने में आपत्ति प्रकट नहीं करते। फिर भी श्रृंगार काल नाम उपयुक्त नहीं है। इस युग में ऐसे भी अनेक कवि थे जो अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे। जैसे भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में लिखा है, आगे के कवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कान्हाई सुमिरन को बहानो है। इस युग में कवि काव्यांग चर्चा करके उसी प्रकार गर्व का अनुभव करते थे, जैसे भक्ति काल के कवि अपनी भक्ति का प्रकाशन करके संतुष्ट होते थे। यद्यपि ये कवि संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते थे, किंतु काव्य शास्त्र की शिक्षा देने वाले शिक्षक तो अवश्य थे। चिंतामणि, कुलपति, भिखारी दास, प्रताप शाही आदि ने काव्य शास्त्र का शिक्षण धर्म निष्ठा से निभाया। इनकी रचनाओं में यदि कहीं श्रृंगार परक छंद आए भी हैं, तो वह इन कवियों की आंतरिक वृत्ति नहीं है, अपितु आश्रयदाताओं की विलासी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए है। यदि ये श्रृंगारिक कवि होते तो अपनी रचनाओं को दूषित कर बैठते, जो इन्होंने कहीं नहीं किया। बिहारी आदि कुछ कवियों ने काव्य शास्त्र का शिक्षण न करके स्वतंत्र रूप से श्रृंगारिक ग्रंथों की रचना की है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस युग के अधिकांश कवियों के मूल में श्रृंगारिक वृत्ति नहीं है, इनकी रचनाओं पर काव्य शास्त्र की गहरी छाप है।
श्रृंगार काल नामकरण के विरुद्ध एक सशक्त तर्क यह भी है कि इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति और नीति से युक्त काव्य भी पर्याप्त मात्रा में रचा गया। तब श्रृंगार काल नामकरण इस युग की समस्त प्रवृत्तियों को अपने में न समेट पाने के कारण स्वतः संकुचित हो जाता है। साथ ही प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ भी इस नाम को सत्य करने में बाधा डालते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिताओं ने थोड़ा बहुत श्रृंगार अवश्य लिखा है, किंतु ये श्रृंगारिक रचनाएं कवियों की मूल प्रवृत्ति नहीं है। अतः श्रृंगार काल नाम इस युग के साहित्य के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल नाम दिया है। वे इसे मध्यकाल और रीतिकाल नाम से संबोधित करते हैं। रीति विशेषण का प्रयोग 100% उचित न हो, किंतु अलंकृत और श्रृंगार विशेषणों की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त है। इस युग के कवियों ने अधिकतर रीति ग्रंथों की ही रचना की थी। श्रृंगार रस के छंद उदाहरण स्वरूप हैं, अतः वे भी लक्षणों के अंतर्गत ही रीतिबद्ध माने जाने चाहिए। नीति निरूपण की पद्धति भक्ति काल में ही पनप गई थी, जिसका विकास इस युग में हुआ। नंददास की रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन है, तो केशव, रहीम, सुंदरलाल आदि ने काव्य शास्त्र के अनेक नियमों का निरूपण भक्ति काल में ही किया था। आगे चलकर रीति निरूपण की यह प्रवृत्ति सामान्य हो गई और इसके अंतर्गत लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त वे ग्रंथ भी आ गए जो श्रृंगारिक रचना से युक्त थे। रीतिकाल नाम के विरुद्ध भी यह आक्षेप हो सकता है कि इस नाम की सीमा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि नहीं आते, जिन्होंने अपने काव्य में रीति के किसी भी तत्व का निरूपण नहीं किया। इन पर काव्य शास्त्र का तनिक भी प्रभाव नहीं था। इसका सीधा उत्तर यह है कि प्रत्येक युग में कुछ प्रवृत्तियां मुख्य केंद्र से हटकर भी चला करती है। जैसे इस युग में सुदन, जोधराज आदि कवियों ने वीर काव्य का सृजन किया था, फिर भी हम उन्हें वीर गाथा काल का कवि नहीं कह सकते। इसी प्रकार आधुनिक गद्य काल में काव्य भी पर्याप्त मात्रा में रचा गया है, फिर भी उसके नामकरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती। इसीलिए घनानंद, आलम, बोधा आदि गिने चुने कवियों की पृथक प्रवृत्ति को रीतिमुक्त नाम देकर इसी काल में, इसी युग नाम में सम्मिलित कर सकते हैं। विषय चयन की दृष्टि से इस काल को रीतिकाल कहने में कोई अनौचित्य नहीं होगा। इस रीति शब्द में श्रृंगार को ग्रहण करके विशेष प्रकार से रीति को ही अपनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल नाम दिया है, उसे अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस काल में रीति यानी शैली या पद्धति पर कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति कवियों में विद्यमान थी। प्रत्येक कवि ने अपनी रचनाएं रीति के सांचे में ढालकर ही प्रस्तुत की है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे, इस बात पर कि उसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस या भाव है, उसमें वर्णित नायिका किस भेद के अंतर्गत है। काव्य की टीकाओं और व्याख्यानों में काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर अलंकार, रस, नायिका भेद को भी स्पष्ट किया जाता था। कवि गोष्ठियों में भी यही प्रवृत्ति थी, अतः यह युग रीति पद्धति का ही युग था और इसमें इससे संबंधित असंख्य ग्रंथ लिखे गए हैं। रीति शब्द से तात्पर्य। आचार्य वामन ने कहा है, विशिष्टा पद रचना रीति है, अर्थात विशिष्ट प्रकार की पद रचना ही रीति है।
रीति के 3 भेद किए गए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इन रीतियों का समावेश ही काव्य को जीवंत और सरस बनाता है। आगे चलकर ध्वनि संप्रदाय ने उक्त वैचित्र्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। रस संप्रदाय के आचार्यों ने वाक्य रसात्मकम काव्यम कहकर काव्य में रस का पूर्ण समर्थन किया। रीति को रस की उपकारक शक्ति मात्र घोषित किया गया। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ आचार्य वामन द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय अर्थ से भिन्न है। विद्यापति के समय से ही इसे रचना पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा था। रीतिकाल तक आते आते रीति शब्द का अर्थ रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि काव्यांगों का निरूपण करना ही हो गया था। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ है काव्य के लक्षण अथवा उनके आधार पर की गई रचना। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में इस काल में रीति संबंधी रचनाएं हुई, किंतु हिंदी में रीति ग्रंथों की भरमार हो गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया रीति शब्द का प्रयोग मिश्र बंधुओं के मार्गदर्शन का ही फल है। शुक्ल जी ने इस शब्द को रीतिकाल के साहित्य के संदर्भ में नया शास्त्रीय अर्थ देकर प्रतिष्ठित किया है। लक्षण ग्रंथ वाले कवि तो उनकी दृष्टि में रीति कवि ही थे, किंतु जिनका दृष्टिकोण भी रीति से बंधा था वे भी शुक्ल जी के लिए रीति कवि ही थे। रीतिकाल के लिए अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि अन्य नामों का प्रयोग भी किया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस काल की मुख्य वृत्ति रीति को मानकर अलंकृत काल नाम दिया है, जो उनकी आंतरिक अस्पष्टता का परिचायक है। कलाकाल नाम ऐसे ध्वनित होता है कि इस काल के काव्य में भाव, सौंदर्य, गौण और कला पक्ष महत्वपूर्ण था, किंतु मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, देव आदि कवि अपने भाव पक्ष की उच्चता के लिए विख्यात हैं। अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदत्त कला काल नाम भी उपयुक्त नहीं है। अंततः संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकाल का उपयुक्त नाम रीतिकाल ही हो सकता है।